हाँ, तो क्लास 9 के बच्चे, ये आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का किताब है और चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी की किताब है। चैप्टर का नाम है जलवायु। इंग्लिश में इसको क्लाइमेट कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले में आप देखोगे क्लाइमेट ही लिखा होगा। तो हम आपको कई क्लास से आप एक बात नज़र आता होगा आपको कि मैं नेशनलिज्म, तो क्लाइमेट, वेदर, इस सब का ना ओरली डेफिनेशन सिखाते हैं। और अगर एक लाइन की भी डेफिनेशन अगर आपने ओरली अच्छे से सीख लिए तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर बड़े आसानी से दे दोगे। तो आओ सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विच चेंज आफ्टर 30 years मिनिममली। जलवायु क्या है? जलवायु वातावरण की वह स्थिति है जो पल पल और क्षण क्षण बदलता, जो 30 साल के बाद बदलता है। अब आते हैं मौसम पर। मौसम क्या होता है? तो मौसम वातावरण की वह स्थिति है जो पल पल और क्षण क्षण बदलता है, उसे हम मौसम कहते हैं। व्हाट इज वेदर? मौसम को इंग्लिश में वेदर कहते हैं। व्हाट इज वेदर? तो द वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विच चेंज मोमेंट टू मोमेंट एंड टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड वेदर। मौसम आप देखोगे सुबह 12 बजे कुछ था, 2 बजे कुछ है, 3 बजे कुछ है, यही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जलवायु चेंज होता है लगभग 30 साल में। क्योंकि मैं 30 साल पहले गांव में था और मैंने देखा था कि काफ़ी अच्छी खासी बाढ़ आती थी, और आज 30 साल बाद मैं अपने गांव में देख रहा हूं कि बाढ़ का नाम निशान ही नहीं है। नदियां सूखने लगी है, नदियों में पानी तक सालों भर रहना मुश्किल हो रहा है। निश्चित तौर से वहां के क्लाइमेट बदले होंगे। तो 30 साल पे बदलता है। अब आइए देखते हैं कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स क्लाइमेट? तो आप देखोगे फर्स्ट है अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लैटिट्यूड के बीच में अंतर होगा और जितना ज़्यादा अंतर होगा क्लाइमेट में भी उतना ही फर्क होगा। आप देख रहे हो ना, अंटार्कटिका का क्लाइमेट और अपने दिल्ली का क्लाइमेट, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई का क्लाइमेट देखते हो ना, बिल्कुल अलग है। अंटार्कटिका कैसा है, कोई इंसान ही नहीं है, क्या फैला हुआ है, बर्फ ही बर्फ। और इधर देखो साउथ अफ्रीका में इतनी गर्मी, दिल्ली में टेम्परेट जोन, मुंबई, चेन्नई में अलग अलग। चलो भारत को फिर भी एक जलवायु में रख देंगे, लेकिन तब भी आप देखोगे मुंबई और दिल्ली में अंतर है। जानते हो, मुंबई में कभी किसी के घर में आप कूलर लगा नहीं देखोगे, कहीं भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर में जो क्लाइमेट है उसमें नहीं चाहिए कूलर, कोई काम ही नहीं करेगा। दिल्ली में ये तो एक वक्त आता है समर में जब ये ऐसा लगता है जैसे हॉरिड जोन में चला गया हो। तो आप देखोगे यहाँ पर में हमें कूलर खरीदना पड़ता है, और कूलर का जब हम यूज़ करते हैं तो कूलर काम भी करता है। मुंबई में करेगा ही नहीं। तो पहला हो गया आपका लैटिट्यूड। उसके बाद ऊंचाई, हाइट। या हाइट का क्या मतलब है क्लाइमेट से, है ना? मतलब अगर ये देखा जाता है समुद्र तल से,
जो सी सरफेस है ना, उससे कितने मीटर की ऊंचाई पर कोई शहर या गांव बसा हुआ है, वो ऊंचाई कहलाता है। आप देखोगे चेन्नई के लोग या साउथ के लोग काले होते हैं, वजह भारत का वो वाला भाग समुद्र के सतह से काफी ऊंचाई पर में है, तो वो तो वो सूर्य के ज्यादा नजदीक हो गया चेन्नई, तो तापमान बहुत ही वहां ज्यादा आएंगे और वहां के लोगों को वो काला बना देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो चेन्नई बहुत ही ऊंचाई पर है, यही वजह है कि वहां के लोग आपको अश्वेत, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। ये नहीं हम कह रहे हैं काला तो नहीं कह सकते, डार्क हम कह सकते हैं। काले तो साउथ अफ्रीका में होते हैं जो टोटली ब्लैक हैं। समझ गए ऊंचाई क्या होता है जलवायु को? अगर ज़्यादा ऊंचाई पे रहोगे तो क्लाइमेट गर्म मिलेगा आपको, नीचे रहोगे समुद्र तल से कम ऊंचाई पर तो अलग टाइप का होगा, मतलब टेम्परेट जोन भी हो सकता है, हॉरिड भी हो सकता है, जैसे हो। उसके बाद है वायु दाब, यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। एयर प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हाउ क्लाइमेट विल बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद आता है आपको पवन तंत्र, यानी कि विंड। हवा भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। विंड आप जानते हो, एक पछुआ पवन होता है, पछुआ पवन, वेस्टर्न इन विंड कहते हैं। वो जब आता है तो वो बहुत ही मतलब गर्म होती है। मई जून में अगर एक बार टकरा जाए ना तो त्वचा जल जाए, तब हम उसी पछुआ पवन को हम लू कहने लगते हैं। और ईस्टर्न थोड़ा ठंडा होता है, ये सब जानते हैं। तो विंड इज ऑल्सो कॉज ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद है आपको समुद्र से दूरी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सी। आप सी से कितनी दूरी पर बसे हुए हो। अगर आप सी के पास में बसे हुए हो तो आप देखोगे आपको वहाँ पर में ज़्यादा गर्मी लगेगी और मौसम जो रहेगा वो उमस वाली, वहाँ पर में गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश भी होगी, ऐसी बात नहीं। इसके अलावा है महासागरीय धाराएं। ये जो गल्फ स्ट्रीम सब देख रहे हो समुद्र में, ये स्ट्रीम सब भी कॉज होते हैं, निर्भर करते हैं इन पर भी कि आप जलवायु कैसा होगा किसी खास जगह का। उच्चावच लक्षण होंगे। उच्चावच लक्षण का मतलब हो जाता है कि कहीं उबर कहीं खावर कैसा है, थोड़ी दूर के बाद क्या पहाड़ जैसे ऊंचे उठ जाता है ज़मीन, फिर समतल हो जाता है। ये सब चीज़ों को भी क्लाइमेट पर में डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। तो आप समझ गए भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, वायुदाब, एयर प्रेशर, पवन तंत्र, विंड, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस टू सी या फ्रॉम द सी, महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियनिक करेंट्स या स्ट्रीम, और उच्चावच लक्षण यानी कि उसका ऊबर खावर रफली प्लेन के लक्षण भी, फीचर भी। अब है आपके पास वायुदाब एवं पवन। वायुदाब और पवन क्या ये तय करती हैं कि कैसा जलवायु होगा? मैंने बता ही दिया, हाँ जी, प्रभावित करने वाले कारक में दोनों हैं, विंड भी है और एयर प्रेशर भी है, दोनों हैं। अब उसी में आती है जेट धाराएं क्या होती हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से अपना ध्यान रखना। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के अक्षांशों के बीच में यानी कि लैटिट्यूड के बीच में ये जेट धाराएं चलती हैं।
ये उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंध बोले तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर में, और वो चिपचिपी वाली गर्मी होगी, वो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। हमारे पास है ना हिंदी में, नहीं कि सुन पढ़े होंगे, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ऐसे ही होता है। यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सब में ये पाए जाते हैं। जट धाराएं यही है। इसके अलावा है भारतीय मानसून। चैप्टर है भारतीय मानसून से क्या समझते हैं। तो पहले मैं पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने मानसून का नाम सुना है? मानसून कब, किस टाइम सुना? मानसून आपने सुना होगा कि दिल्ली में मानसून अभी तक नहीं आया है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में मानसून से बारिश होती है, तभी हमारे देश में खेती की जाती है। यानी कि अगर मानसून नहीं आया तो पूरा भारतवासी भूखे मर जाएंगे, कोई भी फसल उपज होगा ही नहीं। सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, संभव ही नहीं है कि 150 करोड़ लोगों को तुम सिर्फ सिंचाई के बल पर खिला लोगे, उपज करके नहीं होगा। हमें नेचुरल बारिश चाहिए। सिंचाई करके अगर हम खा भी लेंगे तो ज़मीनें जल्दी ही बंजर हो जाएंगी। जानते हो, मॉनसून एक हवा है और ये समुद्र की ओर से भारत में प्रवेश करती हैं, और जब ये भारत में आती हैं तो बारिश कराती हैं। बारिश से सिंचाई नहीं, देखो जो नेचुरल बारिश होती है उनमें मिनरल भी होते हैं जो हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ह्यूमस बनने में बारिश का पानी मदद करता है। नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी बारिश लेकर आता है, इसलिए बारिश हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आपको कि भारतीय मानसून के और बातों के बारे में। अब तो समझ गए हो कि मानसून है, मानसून आएगा तो हम भारतीय लोग जिंदा रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। मानसून हमेशा, आप ध्यान रखना, ये शुरू होता है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से शुरू होता है? और फिर वापस भी ये वहीं पर में जाकर गायब भी हो जाती है। नहीं, वहाँ से शुरू होती है और वापस होती है ये साउथ से, और साउथ से होते हुए समुंदर में चली जाती है। इसलिए आप देखोगे आपके मैप पे भी यहाँ लिखा हुआ है कि पूरब से, बंगाल की खाड़ी से ये मानसून शुरू होती है और ये नेपाल में जून सब में होती है। वहाँ से ये 10 जून से सीधे निकलकर मुंबई आती हैं। उसके बाद देखोगे 15 जून को भी ये नेपाल में ही था या बिहार के उत्तरी इलाके में, और वहाँ से सीधा पहुँचता है ये गुजरात 15 जून को और 1 जुलाई को। फिर वहाँ से लौटकर ये इधर श्रीनगर की तरफ भी आता है, पाकिस्तान में भी बारिश कराता है ये, और फिर इस तरीके से लौटते हुए ये तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में पहुंचता है। तमिलनाडु में इसलिए आप देखोगे कि जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, कभी कभी दिसंबर, इतनी ठंड, और तब पता चलता है कि चेन्नई ना बाढ़ में डूब गया, तमिलनाडु में बाढ़ आया है। अरे इधर तो इतनी जैकेट पहनते हैं, कैसे हुआ? तो जी, मानसून ना अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु और हमारे साउथ कंट्री में जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें हैं मानसून का। अब मानसून को देखते हैं कि मानसून का आगमन आपको पूछेगा, मानसून का आगमन से क्या समझते हैं, मानसून के वापसी से क्या समझते हैं। यानी कि मानसून का आना क्या है और जाना क्या है। तो वापसी को रिट्रीट मानसून कहते हैं और आने को वो लाओ, हाँ, तो वापसी करता मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और आने वाले मानसून को हम एडवांसिंग मानसून कहते हैं, या रेनी सीजन, जिस दौरान बारिश होती है। मानसून आएगा तो आपके यहाँ बारिश होती रहेगी,
और वापस जाना है, रिट्रीट करना, तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु की तरफ से ये रिट्रीट कर जाते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि मानसून वर्स्ट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मानसून वर्स्ट? अब वर्स्ट को मूसलाधार कहते हैं या बादल फटना कहते हैं यहाँ ज्योग्राफी में। हिंदी वाले को पूछेगा बादल फटने से क्या समझते हैं, इंग्लिश वाले व्हाट डू यू मीन बाय बर्स्ट, मॉनसून बर्स्ट, तो लिखना कि एज यूजुअल जितनी बारिश होती है उस बारिश से कहीं ज्यादा 4 गुनी 10 गुनी ज्यादा बारिश होना मानसून बर्स्ट कहलाता है। इसमें आप देखोगे कि बादल से जैसे पानी बूंद बनकर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा बादल ही टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। अभी तो आप एक एक बूंद देखते हो बारिश होती है, लेकिन अगर मानसून फटना जो होता है उसमें पूरा बादल ही, मानसून फटना बादल फटना सब एक ही है। बादल अगर फटेगा तो आप देखोगे बादल के बड़े बड़े टुकड़े जैसे, यानी कि एक बूंद एक बाल्टी के बराबर, ऐसे बारिश को हम बादल का फटना कहते हैं, मॉनसून बर्स्टिंग। याद रहेगा आप लोग, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब बारी आई ऋतुएं। हमारे भारत देश में क्लाइमेट है, हम कौन से क्लाइमेट में हैं? हिंदी में समशीतोष्ण क्लाइमेट में हैं और इंग्लिश में टेम्परेट जोन में हैं। मतलब यहाँ ठंडी भी आती है और गर्मी भी आती है, दोनों मौसम आते हैं। जहाँ हम जैकेट भी रखते हैं, अफ्रीका में कोई जैकेट रखता होगा? ठंडी आती ही नहीं है उधर, तो जैकेट रख के क्या करेंगे? अफ्रीका के ज़्यादातर भाग बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखते हैं हमारे भारत के टेम्परेट जोन क्लाइमेट में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो ऋतुएं तो आप पढ़ती हो, 4 मुख्य ऋतुएं हैं। अगर आप हिंदी साहित्य में जाओगे तो आपको 6 ऋतुएं मिलेगा हिंदी लिटरेचर में, लेकिन नहीं, हमें सब जगह 4 ऋतु पढ़ाए गए हैं। रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग को बसंत ऋतु कहते हैं, विंटर को जाड़ा ऋतु कहते हैं और समर को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं और रेनी सीजन को वर्षा ऋतु कहते हैं। सब 3-3 महीने के लिए आते हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि आप बसंत कब आता है भारत में? बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन सबसे खुशनुमा सीजन उसे माना गया है। अगर बसंत में लोग सुबह उठकर रोज़ टहले, ओनली 2 महीना बसंत के, तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है। बारिश पृथ्वी के लिए एक वरदान है। बारिश पृथ्वी का गीत है, ब्रह्मांड का दिया हुआ वरदान है बारिश। क्योंकि बारिश होगी तो ही चीज़ें खिलेंगे, बीज उगेंगे, वरना सालों बीज धरती में समाये रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है आपको विंटर, जाड़ा ऋतु आता है। इस टाइम हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं और खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी हमें ठंडियों में मिलती है। सब्जियों की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे देश भारत में तो कम से कम बर्फ़ पड़ने वाली इधर दिल्ली में तो होते नहीं है। जम्मू कश्मीर सब में शायद ठंडी थोड़ी प्रॉब्लम दे जब बर्फ़ पड़ने लगे तब। तो आप लोगों को इसमें एक और चीज़ ध्यान देकर सीखना होगा, और वो ये है कि आपको मैप वर्क भी आएगा इसमें। तो मैप वर्क कहाँ से मॉनसून शुरू हुआ, पहले कहाँ गया, फिर कहाँ गया, दिल्ली कब आया। दिल्ली में
हर बार 28 जून को मानसून आता है यहाँ पर। कब आता है? 28 जून को यहाँ पर आता है। अब देखते हैं वर्षा का वितरण। देखो वर्षा का वितरण हमारे भारत में एक जैसा नहीं है। वर्षा वितरण इंग्लिश में, तो वर्षा का वितरण आपका हेडिंग है। इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहते हैं। हमारे देश में किस तरह का रेनफॉल है, तो आप देखोगे हमारे देश में रेनफॉल एक बराबर से नहीं है। गुजरात में साल भर में कहीं 30 सेंटीमीटर बारिश हो पाती है पूरे साल मिला के। वहीं पर में चेरापूंजी और मोहसिन ग्राम में 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर बारिश डेली होती है। और भाग में कहीं 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो बारिश का वितरण हमारे देश में एक जैसा हर जगह पर नहीं है। मानसून एकता का परिचायक। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मानसून एकता का परिचायक है? मतलब मानसून इज द हाँ, तो अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में मानसून एकता का परिचायक को क्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मानसून इज द यूनिफाइंग बॉन्ड, या फिर बोल सकते हो कि मानसून इज द यूनिटी ऑफ बॉन्ड। क्या ये हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं? तो कौन से एकता, हिंदू मुसलमान? नहीं, इसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ जो चर्चा हो रही है वो क्षेत्र की, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल। भूगोल का अध्ययन ही है क्षेत्र, जमीन, पहाड़ इत्यादि चीज़ों के अध्ययन से ये संबंधित है। तो क्षेत्र हुआ, क्षेत्र आपके देश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, सब राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई अलग नहीं होना चाहते। अगर आप यूरोप में जाओगे तो भारत में जितने बड़े देश हैं, भारत में लगभग 35 स्टेट है ना, तो 37 स्टेट में से आप देखोगे कि आपको वहाँ पर 35 आपको कंट्री नज़र आएंगे यूरोप में। और यहाँ हम सारे 30 के 35 स्टेट एक में मिलकर हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी ना ज़रूरतें पूर्ति होती है। और ज़रूरतें किस कारण पूर्ति होती है? मानसून के कारण होती है। क्योंकि मानसून हमारे देश में सभी जगह एक वक्त में नहीं जाता है। ये गर्मी ख़त्म होते ही ये उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। गर्मी के दौरान, गर्मी से पहले ये मुंबई, महाराष्ट्र सब में पहुंच जाता है। तो मानसून जो है वो चावल खेती के लिए ये मुख्य कारक है। तो अगर गर्मी और वर्षा सीजन में उत्तर भारत में चावल हो जाएगा, उदाहरण दिखाता हूँ। दूसरी तरफ तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में ठंडियों में चावल उगेगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत, तमिलनाडु सब की तरफ मानसून जो है वो अक्टूबर नवंबर में जाते हैं, ठंडी के मौसम में। तो अगर हम रेनी सीजन में चावल उपजाएंगे और उस वक्त तमिलनाडु के पास नहीं है, तो हम तमिलनाडु को सप्लाई दे सकते हैं। और जब हमारे पास ठंडियों में चावल की कमी पड़ेगी तो तमिलनाडु हमें सप्लाई दे देगा। और अगर हम तमिलनाडु और उत्तर भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश या बिहार हो, अगर तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश अलग हो जाए तो दोनों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मानसून अलग अलग टाइम में पहुंचेगा, तो सब भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। आप जानती हो हमारे देश में अगर मानसून ना आए तो क्या हो जाएगा? भुखमरी आ जाएगी, कुछ उपज ही नहीं होगा। मैंने बताया मानसून क्या है? भारत का ही नहीं, पृथ्वी का ये गीत है, ये संगीत है, पृथ्वी का जीवन है ये। क्योंकि बारिश नहीं तो कुछ नहीं। तो आप समझ रहे हो, केरल ने मान लो गोभी उगाया, वो गोभी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की जरूरत पड़ी, उसको दे दी। महाराष्ट्र में नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है, तो नासिक से प्याज दिल्ली को सप्लाई दे दी जाएगी। तो सबसे कहीं न कहीं मानसून के कारण हम जुड़े हुए हैं।
इसीलिए मॉनसून को कहते हैं यूनिफाइंग बॉन्ड, क्योंकि मानसून हम सबको जोड़ता है। अब दूसरी बात, मानसून को देख लो, इसकी मुख्य फसल क्या है? तो चावल है ना। चावल की खेती मानसून में बहुत अच्छा होता है। और चावल का देखोगे कि हमारे देश में सैकड़ों तरह के पकवान बनते हैं। कोई उसका इडली बना के खाता है, कोई उसे उबाल के खाता है, कोई उसका खीर बना के खाएगा, बहुत तरह की। यानी कि चावल की पूरे देश में ज़रूरत है। और पूरे साल भर चावल हमारे देश के हर क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में चावल उगेगा तो दूसरे में नहीं होगा। तो जिस क्षेत्र में चावल उगेगा उसे दूसरे क्षेत्र को सप्लाई दे देंगे। इस तरीके से हम सब की हित और ज़रूरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस कारण? मानसून के कारण। दैट्स वाई मानसून इज द यूनिटी ऑफ बॉन्ड, मानसून इज द यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 4 था ज्योग्राफी का। अब आप लोगों को जो इस क्वेश्चन सब निकालना है, 20 से ज़्यादा निकालो। मैंने बता ही दिया, जेट स्ट्रीम निकाल लेना, लू, वेस्टर्न विंड, ये सब भी, और इंडियन मानसून, ये सब कर लेना। कितने प्रकार के ऋतुएं, सीजन्स हैं, वो भी कर लेना। एक क्वेश्चन जरूर कर लेना आप लोग, वो है एल नीनो। व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो आपके बुक में है। एल नीनो एक तूफान का नाम है, वो भी समुंदर से ही तूफान, वो हवा आती है। तो उसके बारे में भी आप लोग एल नीनो का भी क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना। और जो बीच में क्वेश्चन आंसर हैं वो तो आप लोगों को पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो और जो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है वो भी करना। और मैप वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि आपको मैप में कोई कठिनाई ना आए। ओके। और ऑनलाइन के बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। और याद रहे कि हम आप लोगों को समरी पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता ही है। हम वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग उन गलतियों को ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डालोगे, ताकि आगे से हम सुधार करेंगे। थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आनंद रहें।